हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम एमटीएस सीजीएल 10+2 लेवल और जितने भी यूपी टीएसपीएससी हो गया और जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है आज उसके टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है ये आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर का प्रश्न है जो कि आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो इसी तरह करीब इस वीडियो में हम करीब 25 से 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे जो कि जीएस के हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागर के प्रकाश घर के रूप में जाना जाता है। तो भूमध्य सागर मतलब होता है मेडिटेरियन सी और प्रकाश घर मतलब होता है लाइट हाउस। तो किसको जो है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन चेक करते हैं अपने। कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो होता है ये एक वेल्कानो है जो कि एंडीज माउंटेन की श्रृंखला पाया जाता है एंडीज माउंटेन के और एंडीज माउंटेन। और जो ये पड़ता है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और ये जो है वर्ल्ड्स के हाईएस्ट वेल्कानो में से एक है। और इसकी जो हाइट है ऊंचाई जो है इसकी वो है करीब 5897 मीटर। और करीब ये 1738 से लेके 2015 के बीच में ये करीब 50 बार जो इरेप्टेड हो चुका है। इरेप्टेड मतलब होता है विस्फोट होना। करीब ये 50 बार विस्फोट हुआ है। ओके। और अगला दे रखा है आपका हमारा स्ट्रम्बोली। स्ट्रम्बोली जो है एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि इटली में है जो कि इटली में है। और इसी को नाम दिया गया है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। इसको बोलते हैं भूमध्य सागर के प्रकाश घर। ओके। और इसकी जो हाइट है वो है 924 मीटर एबव द सी लेवल। ओके। अगला है आपका वेसुवियस। वेसुवियस जो है ये पड़ता है आपका गल्फ ऑफ द नेपल। गल्फ ऑफ द नेपल। गल्फ द नेपल्स जो कि पड़ता है इन कंपेनिया। और ये जो गल्फ ऑफ नेपल है जो कंपेनिया में है और कंपेनिया कहाँ पे पड़ता है इटली में। ये भी आपका इटली में है। और इसकी जो हाइट ये आपकी हाइट है करीब 1281 मीटर। 1281 मीटर। और आखिरी है एटना। एटना जो है एटना भी आपका जो एक्टिव वेल्केनो है। और ये पड़ता है आपका कि ईस्ट कोस्ट ऑफ द सिसली। सिसली जो है ये जगह का नाम है ईस्ट कोस्ट में ऑफ इटली। इटली की जगह है एक सिसली। उसके यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में ये मिलता है मतलब है। और इसकी जो हाइट है वो करीब है 3329 मीटर एबव द सी लेवल। तो ऑप्शन आपका बी। बी मतलब स्ट्रम्बोली। अगला प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। तो पहला ऑप्शन आपका एटना। अभी एटना की बात पहले हम कर चुके हैं कि एटना जो है ये एक जगह पड़ती है इटली में सिसली। वहाँ के ईस्ट कोस्ट पे ये जो है स्थित है। और इसकी ऊंचाई थी 3329 मीटर। अच्छा, ये जो एक्टिव है लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। लिखा है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो है ये कोई जापान में एक माउंटेन है माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजी के सबसे हाईएस्ट पीक पे पड़ता है फ्यूजियामा जो कि ये एक वोल्केनो है। और ये करीब जो है 5 से 6 मन तक जो है ये बर्फ से ढका होता है। और ये जो लास्ट टाइम जो है 17 से के बीच में इरेप्ट हुआ था। और इसकी जो हाइट है वो है 3776.24 मीटर। अच्छा, ये भी मोस्ट एक्टिव वोल्केनो नहीं है। एक्टिव है लेकिन ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो नहीं है। अब आता है माउंट टाई। माउंट टाई जो है एक माउंटेन है जो कि पड़ता है चाइना में। तो चाइना वाले इसको जो है अपना हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्लेस मानते हैं। और इन्होंने अपनी जो इस माउंटेन की जो हाइट बताई है इन्होंने बताई है 1545 मीटर। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है जो पीआरसी है वहाँ की उसने इसकी जो हाइट तय की है वो तय की है 32.7 मीटर। लेकिन अभी भी वो लोग इसको इतना ही मानते हैं और जो गवर्नमेंट की जो रियल है वो गवर्नमेंट मानती है इसको 32.7 मीटर। लास्ट है कियालू। कियालू क्या है? कियालू जो है एक मोस्ट एक्टिव वल्कानो है। कियालू एक मोस्ट एक्टिव वल्कानो है जो कि पड़ता है हवाई। हवाई जो है एक आइलैंड है। आइलैंड उस पे पड़ता है। आइलैंड जानते हैं आपकी ये पानी के चारों तरफ घिरा होता है पानी से। और ये आइलैंड है। तो ये पड़ता है आपका यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है आपका। और इसकी जो हाइट है वो है 1245 मीटर।
और इसका ऑप्शन होगा आपका डी। डी मतलब कियालू। कियालू सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न दे रखा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये फर्स्ट लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इनको फादर ऑफ द नेशन अनरेस्ट के नाम से बुलाती थी। और ये एक लॉयर भी थे, एक टीचर भी थे, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये गलत होगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सीनियर लीडर थे, जो कि कांग्रेस के थे। और इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। सी चेक कर लेते हैं एक बार और। तो सी जो लिखा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म हुआ था कलकत्ता में। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो और चौथा ऑप्शन आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो हैं, ये यूके के पार्लियामेंट में मेंबर रह चुके हैं, जो कि 1892 से लेके 1895 के बीच में उसके मेंबर ये बने रहे हैं। लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पे है बी। पूछा गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन आपका गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न दे रखा है कि आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बात करूं अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो यही फाउंडर हैं किसके? आर्य समाज के। तो आर्य समाज जो है, इसकी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। और एक आता है ब्रह्म समाज, एक आता है आपका ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म बोलते हैं। तो ब्रह्म समाज था वो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको राजा राम, राम और ब्रह्मा के उससे कम्युनिकेशन से याद रहेगा कि जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। और ये केशव चंद्र सेन हो गए और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ये लोग एक सोशल रिफॉर्मर थे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है ए। पूछा गया आपसे आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन? आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपका फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट। तो बताना चाहेंगे आपको कि जो ये वित्त आयोग है, ये बना कब? वित्त आयोग आपका 1951 में बनाया गया था, जो कि भीमराव अंबेडकर के अंडर में बनाया गया था। और इसे आर्टिकल 280 के तहत बनाया गया था। और इसको जो अपॉइंट करता है, जो नियुक्त करता है, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ही अंडर में इसको अपॉइंट किया जाता है, वही अपॉइंट करता है। और आपका ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर सही है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर इसमें कौन है? इसमें फाइनेंस मिनिस्टर आपके हैं अरुण जेटली हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और स्पीकर ऑफ द लोकसभा सुमित्रा महाजन। ये तीन ये हो गए। और आपका जो रियल क्वेश्चन है वो दे रखा है कि कौन अपॉइंट करता है, तो आपका ऑप्शन होगा डी, प्रेसिडेंट करता है। अगला प्रश्न दे रखा है, द एस्टीमेट कमेटी कॉन्सिस्ट ऑफ। प्रकलन समिति में होते हैं। ऑप्शन ए आपका 30 मेंबर फ्रॉम लोकसभा। ऑप्शन बी 30 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ऑप्शन सी 30 मेंबर फ्रॉम बोध सभा। ऑप्शन डी 22 मेंबर फ्रॉम लोकसभा। पहली बात तो, ये प्रकलन समिति होती क्या है? जो प्रकलन समिति है, ये संसद के वित्तीय कार्यों की सहायता के लिए ये समिति बनाई गई थी। ये समिति बनाई गई थी 1950 में बनाई गई थी। उस समय जो वित्त मंत्री थे, वो थे जॉन मथाई। और उनकी सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। और इसमें जो है 30 मेंबर फ्रॉम लोकसभा, इसमें जो है लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखा है, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन। कंचनजंगा स्थित है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर वन जो है नेपाल। नेपाल जो है, नेपाल में दुनिया की सबसे हाईएस्ट
माउंट पीक है जो कि है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई बात करें तो 8,848 मीटर है, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। और सिक्किम बात करें, सिक्किम में जो है कंचनजंगा आता है, जो सिक्किम में कंचनजंगा आता है, और कंचनजंगा की जो हाईएस्ट पीक है उसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 8586 मीटर। और तीसरा ऑप्शन आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पड़ता है आपका संदकफू। संदकफू एक माउंटेन पीक है। संदक फू एक माउंटेन पीक है जिसकी हाइट है 3636 मीटर। और फोर्थ आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहुत से कई जो है वहाँ पे हाई पीक हैं, जैसे एक पीर पंजल और एक है सनक जॉट। तो अगर बात की पीर पंजल की, पीर पंजल की, तो इसकी जो हाइट है 5972 मीटर है। और एक सेकंड और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सनक जॉट, जिसकी हाइट है यहाँ पे 6045 मीटर। तो आपके ये चार ऑप्शन दिखा दिया मैंने आपको। नेपाल, नेपाल में ये पड़ता है माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट है 8848 है। तो आपसे पूछा गया था यहाँ पे कंचनजंगा कहाँ पे, तो कंचनजंगा सिक्किम में है और जिसकी हाइट है 8586 मीटर। और बात करें दुनिया की सबसे हाई माउंटेन पीक कौन सी है, तो वो पड़ती है नेपाल में, जो कि है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। गुरु शिखर चोटी स्थित है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर बात करें गुरु शिखर चोटी की, तो गुरु शिखर चोटी जो है वो पड़ती है अरावली की माउंटेन्स जो रेंज है उस पे पड़ता है। ये मान लीजिए आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज, पूरा माउंटेन रेंज ही है, इसी पे एक पॉइंट स्थित है, इसको बोलते हैं गुरु शिखर चोटी। ये आपकी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, इसको बोलेंगे गुरु शिखर चोटी। और इसकी जो हाइट है ये है 1722 मीटर। और ये पड़ता है आपका राजस्थान में। आपके ऑप्शन है यहाँ पे राजस्थान, जो कि एकदम करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन था? आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, वासुमित्र, कालिदास, कंबन। तो बात करें कि समकालीन की, तो कनिष्क के समकालीन थे वासुमित्र थे। और बाकी ये बाणभट्ट हो गए, कालिदास हो गए, कंबन हो गए, ये सब आगे पीछे आए थे। लेकिन जो वासुमित्र थे ये कनिष्क के समकालीन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, वासुमित्र। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिल्क का सर्वोत्तम उत्पादक था? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे उज्जैन, वाराणसी, तक्षशिला। उज्जैन, उज्जैन जो है आपका ये शिप्रा नदी के तट पर एमपी में है, मध्य प्रदेश में पाया है ये। और वाराणसी जो है आपका यूपी में है। और तक्षशिला जो है आपका ये पड़ता है रावलपिंडी, पाकिस्तान, पाकिस्तान में। तो उज्जैन जो है, उज्जैन नगरी, ये फेमस नहीं थी सिल्क के लिए। सिल्क के लिए फेमस थी आपकी बनारस। और बात करें तक्षशिला की, तक्षशिला जो थी आपकी ये शिक्षा के लिए फेमस थी। और यहाँ के जो गुरु थे जो शिक्षा देते थे वो थे चाणक्य। और चाणक्य के टाइम में ही जो फायान था चीन यात्री वो यहाँ पे आया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है, सिल्क की बात की जा रही है, तो ऑप्शन आपका बी, वाराणसी। 10वां वित्त आयोग का कार्यकाल था। तो 10वां वित्त आयोग का कार्यकाल जो था वो था 1995 से 2000 तक। आपका ऑप्शन नंबर बी। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? ऑप्शन ए फैटी एसिड, ऑप्शन बी विटामिन, सी प्रोटीन, और डी मिल्क प्रोडक्ट। बात करें ओमेगा 3 की, तो ओमेगा 3 जो है ये वर्ग आता है फैटी एसिड के अंदर। जो फैटी एसिड मतलब वसी अम्ल, ये क्या करता है, ये हृदय के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये करता है प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर है। नाइट्रोजीनियस फूड्स, नाइट्रोजनी आहार है। ऑप्शन ए आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड, प्रोटीन, लवण। तो जो नाइट्रोजनियस आहार होता है, फूड होता है, ये आपका होता है फिश हो गया, मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब आता है नाइट्रोजनियस फूड के अंदर। और इससे आपको मिलता है प्रोटीन। आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेसमेकर? यहाँ पे चार फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पे। रेगुलेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, टू कंट्रोल डाइजेस्टिव सिस्टम, टू स्टार्ट हार्ट बीट, टू स्टार्ट रिस्पिरेशन। तो पेसमेकर होता क्या है? पेसमेकर क्या करता है, ये दिल की धड़कनों को नियंत्रण करता है। और ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेडिकल फील्ड में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, टू स्टार्ट द हार्ट बीट।
टू स्टार्ट द हार्ट बीट, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, ये पेसमेकर का कार्य है। वर्ल्ड्स एड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 15 जून, 28 दिसंबर, 9 दिसंबर। आपका ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को एड्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए। हु इज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, हिंद स्वराज का लेखक कौन था? बीजी तिलक, एम के गांधी, जेएल नेहरू और आर एन टैगोर। बीजी तिलक मीन्स बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, जेएल नेहरू जवाहरलाल नेहरू और आर एन रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगर बात करें बीजी तिलक की, बीजी तिलक ने द आर्टिक होम इन द वेद, गीता रहस्य जैसी कई बुकों का लिखा है। और एम के गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और अगर जेएल नेहरू की बात करें तो जेएल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, इस टाइप के बुक्स का लिखा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि हो गया, द होम एंड द वर्ड्स हो गया, एंड एन ऑटोबायोग्राफी हो गया, इन सब बुकों का इन्होंने रचना की है। तो यहाँ पे पूछा गया हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज का ऑप्शन नंबर बी एम के गांधी ने किया है। यूटीआई वॉज स्टेब्लिश इन विच ईयर, यूटीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1965, 1964, 1970, 1975। तो यूटीआई का फुल फॉर्म जो होगी वो होगी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर बी 1964। हु रोड द फेमस बुक कंकाल, प्रसिद्ध पुस्तक कंकाल के लेखक कौन है? ऑप्शन एम वर्मा, सी पंत, जे एस प्रसाद। जे एस प्रसाद में मीन्स जयशंकर प्रसाद, और इसका ऑप्शन भी आपका सी वाला है, जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं, जैसे कामायनी हो गई, कंकाल हो गया, इरावती हो गया, तितली हो गया, इस तरह की बहुत सी रचनाएं इन्होंने की है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, कंकाल लेखक जयशंकर प्रसाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन नंबर सी डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। तो पहला ऑप्शन आपका एटना। अभी एटना की बात पहले हम कर चुके हैं कि एटना जो है ये एक जगह पड़ती है इटली में, सिसली, वहाँ के ईस्ट कोस्ट पे ये जो है स्थित है, और इसकी ऊंचाई थी 3329 मीटर। अच्छा, ये जो एक्टिव है लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, लिखा है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो है ये कोई जापान में एक माउंटेन है, माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजी के सबसे हाईएस्ट पीक पे पड़ता है फ्यूजियामा, जो कि ये एक वोल्केनो है। और ये करीब जो है 5 से 6 मन तक जो है ये बर्फ से ढका होता है। और ये जो लास्ट टाइम जो है 17 17 7 से और 17 8 के बीच में इरेप्ट हुआ था। और इसकी जो हाइट है वो है 3776.24 मीटर। अच्छा, ये भी मोस्ट एक्टिव वोल्केनो नहीं है, एक्टिव है लेकिन ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो नहीं है। अब आता है माउंट टाई। माउंट टाई जो है एक माउंटेन है जो कि पड़ता है चाइना में। तो चाइना वाले इसको जो है अपना हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्लेस मानते हैं। और इन्होंने अपनी जो इस माउंटेन की जो हाइट बताई है, इन्होंने बताई है 1545 मीटर। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो पीआरसी है वहाँ की, उसने इसकी जो हाइट तय की है वो तय की है 32.7 मीटर। लेकिन अभी भी वो लोग इसको इतना ही मानते हैं, और जो गवर्नमेंट की जो रियल है वो गवर्नमेंट मानती है इसको 1532.7 मीटर। लास्ट है कियालू। कियालू क्या है? कियालू जो है एक मोस्ट एक्टिव वल्कानो है। कियालू एक मोस्ट एक्टिव वल्कानो है जो कि पड़ता है हवाई। हवाई जो है एक आइलैंड है, आइलैंड उस पर पड़ता है। आइलैंड जानते हैं आपकी, ये पानी के चारों तरफ घिरा होता है पानी से, और ये आइलैंड है। तो ये पड़ता है आपका यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है आपका। और इसकी जो हाइट है वो है 1245 मीटर। और इसका ऑप्शन होगा आपका डी। डी मतलब कियालू। कियालू सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। रक्त समूह का पता लगाया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टीनर, पाउलो विलियम हार्वे और इनमें से कोई नहीं। बात करें रक्त समूह की, तो रक्त समूह का पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
और बात करें यहाँ पे अदर पॉइंट की, विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड की खोज की थी। आदमी कंफ्यूज होता है कि ब्लड ग्रुप और सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, तो ध्यान रखिएगा विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड की खोज की थी और कार्ल एंड स्टीनर ने ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी साउथ अटलांटिक अप्रवाह। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विशाल झरने का नाम क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे नाइग्रा, हुंडरू, एंजेल, विक्टोरिया। तो बात करें अगर कि कनाडा और यूएसए के बीच में पड़ता है आपका नाइग्रा फॉल, नाइग्रा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नाइग्रा फॉल। और अगर बात करें यहाँ पे हुंडरू की, तो हुंडरू जो है आपका ये झारखंड में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 456 मीटर, 456 मीटर ये पड़ता है झारखंड में। और एंजिल, एंजिल पड़ता है आपका, ये पड़ता है वेनेजुएला, वेनेजुएला में पड़ता है और इसकी जो हाइट है वो है 979 मीटर। और विक्टोरिया, विक्टोरिया जो है ये पड़ता है आपका अफ्रीका में, अफ्रीका के जिम्बाब्वे में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नाइग्रा फॉल। हृदय का अध्ययन संबंधित है। ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। हृदय का अध्ययन है वो आता है आपका कार्डियोलॉजी के अंदर। हृदय की सारी बीमारियां, सारा कुछ जो है वो आता है आपका कार्डियोलॉजी के अंदर। और बात करें नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी मीन्स होता है किडनी, किडनी की जितनी बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, वो सब आता है नेफ्रोलॉजी के अंदर आपका। और डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी होता है ये होता है आपका स्किन टाइप्स बीमारियां, स्किन हो गया, हेयर हो गया, ये सब आपका आता है डर्मेटोलॉजी के अंदर। तो पूछा गया यहाँ पे कि हार्ट, हृदय, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कार्डियोलॉजी। आर्द्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी। और ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर, मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर। बात करें अगर हम कैलोरीमीटर की, तो जो कैलोरीमीटर होता है ये क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन को मेजर करने का काम आता है यहाँ पे, और केमिकल रिएक्शन। और थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या करता है, ये टेम्परेचर को मेजर करने का काम आता है। और मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या होता है, ये प्रेशर को मेजर करने का काम आता है। और प्रेशर, और जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के काम आता है। और पूछा गया यहाँ पे आर्द्रता मीन ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन और मिल्टन। बात करें चैडविक की, तो चैडविक जो थे इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी और इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की थी, 1932 में की थी। और इनको जो है 1935 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और ऑप्शन नंबर बी आपका है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की थी। और जे थॉमसन जो थे इनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में की थी और इनको 1906 में जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और मिल्कन, मिल्कन जो थे ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक खोज, तो ऑप्शन नंबर सी आपका है जे 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 थॉमसन।